अब खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट के बाद कैबिनेट सचिव शैलेश बगोली द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले बताए गए, जिसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी दे दी गई है। तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मद ये श्रम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित किए जाने की। अगला मद ये हमारा राजस्व विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राजस्व परिषद के अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त, उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली का गठन किया गया है। तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मद ये श्रम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। पूर्व में इसमें 4 नियमावली बनाई गई थी, जिनको अब निश्चित करते हुए एक कंसोलिडेटेड नियमावली इसमें बनाई गई है। इसके अलावा अगला मद हमारा ये ऊर्जा विभाग का मद था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जल विद्युत नीति आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई थी, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। देहरादून में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन यानी PPSA के द्वारा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड टीचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उत्तराखंड के शिक्षा सचिव डॉक्टर रविनाथ रमन, CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह और जनरल जयवीर नेगी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है और इसे जगाने का काम आप सब लोग करेंगे। नए परिवर्तन, शोध, अनुसंधान से परिचित कराने का काम आपके माध्यम से संभव होगा। इस 2 दिवसीय चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो हमारे नौनिहालों के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। शिक्षा ही हमारे पास पूंजी है, जिसे जितना बांटा जाए वो कम है। जगाने का काम आप सब लोग करेंगे और हमारे स्पीकर जो आए हैं वो हम सबको तमाम तरीके से जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब से परिचित करवाने का काम, उन सब से हमारा साक्षात्कार करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वह पूरी तरह से गलत है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि उत्तराखंड विधानसभा में 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्तियां हुई वह सब एक ही नियम के आधार पर हुई है। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा 2016 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर क्यों कार्रवाई की गई है, उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया। गुस्साए कर्मचारियों ने आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि विधानसभा में 2000 से अब तक सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए और सभी भर्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। देखिए, हमारी अपनी लड़ाई, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मैं अगर उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पोस्ट पे अगर धारित नहीं करता हूँ, विधानसभा के काउंटर एफिडेविट में आप कहें तो मेरे पास सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो काउंटर एफिडेविट 2017 में विधानसभा द्वारा दिया गया, उसमें संपूर्ण उसे कहा गया कि ये योग्य है, एलिजिबल है और ये कोर्ट में दिया हलफनामा है इनका। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट में इन्होंने कहा है कि ये जो लड़के लगे हुए हैं ये पूर्ण रूप से योग्यता धारित करते हैं और पहले शिक्षक रही हूँ और हम इस मंशा से बच्चों को पढ़ाते हैं कि सारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, बच्चे उन्नति करें, अपने आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हों। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब आज उत्तराखंड की हालत है तो मैं अपना मतलब समाज को कुछ अच्छा देने की उसमें उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुई हूँ। मुझे आज यहाँ सर्विस करते हुए 7 या 8 साल हो गए। मैं उपनुल के थ्रू यहाँ आई थी और आज हमारी तदर्थ नियुक्ति और मैडम एक झटके में हमें निकाल देती हैं। उन्होंने जरा ये भी नहीं सोचा आज हमारी क्या परेशानी है। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी स्कूल की फीसें रुक चुकी हैं क्योंकि आज 2-3 महीने से हमें 3 महीने से ऊपर होते जा रहा है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है। और जब हम लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं तो यह है कि हम अपने आजीविका के हमें आगे कैसे बढ़ना है, किसने
उत्तराखंड के चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायकों सहित कई अनेक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तरकाशी गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, जसपुर विधायक आदेश चौहान, हाट विधायक मदन बिष्ट, पूर्व विधायक राजकुमार सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल करते हुए अब सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने यह पहल की है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा मुफ्त किताबें वितरित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था समाज के सभी लोगों के लिए लागू होगी जो बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं और इससे 10 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं को फायदा मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार ने अभी तक कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताब और भोजन भी दिया जाता था और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं खाली उनको किताबें फ्री दी जाती थी। अब हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, चाहे सामान्य का बच्चा हो, चाहे अनुसूचित जाति का बच्चा हो, चाहे पिछड़ी जाति का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, उनको सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। और साथ में जो एडेड कॉलेजों के बच्चे हैं जिनको कि सरकार वेतन देती है एडेड कॉलेजों को, उनके बच्चों को भी सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी और मुझे लगता है कि इससे लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित। रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। सीडीओ प्रतीक जैन और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील दिवस में पहुंचकर पीड़ित लोगों की जन समस्याओं को सुना, जिसमें मुख्य समस्या अतिक्रमण, पेंशन, चकबंदी, आय प्रमाण पत्र आदि समस्याएं सामने आई। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पीड़ित लोगों की समस्या सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराने के निर्देश दिए। ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अलग अलग तहसीलों में। आज तहसील रुड़की में तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल हमारे को यहाँ पे 55 शिकायतें मिली जो कि अलग अलग विभागों से संबंधित थी। कुछ नगर निगम की शिकायतें थी, कुछ ब्लॉक की शिकायतें थी, कुछ पैमाइश संबंधी शिकायतें थी, कुछ सफाई संबंधी शिकायतें थी। तो अलग अलग प्रकरण हमारे सामने आए। 55 में से 5 शिकायतें ऐसी थी जो मौके पर ही निस्तारित की गई और बाकी सबको जो बची हुई शिकायतें उनमें टाइम बाउंड सबको कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित सभी पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कराकर छात्र हितों के लिए संघर्ष और छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने के बड़े बड़े दावे किए। कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, जिसके बाद छात्र नेता लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। देखिए, मुद्दे काफ़ी हैं इस कॉलेज के, जैसे कि बीएससी काफ़ी सालों से इसमें हैं पर एमएससी नहीं आ पाई और बीएससी की काफ़ी जो सीटें हैं वो भी अभी तक 60 की 60 ही हैं, जो 2012 से लगातार इतनी बनी हुई है, जो कि काफ़ी बच्चे जो आते हैं दूर दराज क्षेत्र से उनको देहरादून जाना पड़ता है या फिर ऋषिकेश जाना पड़ गया है एमएससी के लिए, तो उन सब की समस्या का समाधान करेंगे। इन मुद्दा ये है कि जो बीकॉम की कक्षाएं हैं उसमें फैकल्टी की कमी है, जिस वजह से क्लासेस चल नहीं पा रही है। हमें मेरा मुद्दा ये रहेगा कि फैकल्टी को बढ़ाया जाए और दूसरा ये रहेगा कि उसमें सीट भी बढ़ानी है बीकॉम में, और तीसरा ये कि एमकॉम अगले साल से स्टार्ट करवाने है कक्षा है। उसके अलावा जो एमएससी है उसकी सीटें भी मतलब अगले साल से कक्षा स्टार्ट करनी है। इस साल हमारे कॉलेज में एनसीसी के बच्चों की काफ़ी समस्या हुई थी। हमें इस बार कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करूँगा मैं इस बार कि सीटें बढ़े 20%। हमारी बीएससी फैकल्टी में लैब में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको लेकर आएंगे और बहुत सारी कमियां हैं कॉलेज में, उन्हें सुधार करने की कोशिश करेंगे। लड़कियों के हित में कुछ करोगे? लड़कियों के हित में
खेल का मैदान नहीं है, उनके लिए खेल का मैदान की व्यवस्था करवाने की कोशिश करेंगे। चुनाव 24 दिसंबर को निर्धारित समयानुसार 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। कमेटियां बन रही हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग पूरा मिल रहा है और हमारे सभी साथीगण जो है पूरा सहयोग। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हल्द्वानी में एनएसयूआई ने एमपीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सूरज भट्ट को हल्द्वानी एमपीपीजी कॉलेज से प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक सुमित हरदेश और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल भोजक ने प्रत्याशी घोषित करते हुए बताया कि कुमाऊं के एकमात्र महिला महाविद्यालय के लिए भी एनएसयूआई ने अपना पैनल घोषित कर दिया है, जिसमें रिंकी कुमारी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही एमपीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए सूरज भट्ट को अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया गया है। छात्रों ने ढोल नगाड़ों से सभी घोषित प्रत्याशियों का स्वागत किया और इस चुनाव में जीत का दम भरा। कि आप देखेंगे यहाँ पे एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि हमारा भाई संजय जोशी, जिसने समर्थन दिया है, एनएसयूआई से लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अभी उसके पास उम्र है और हम उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने का हम भी प्रण लेते हैं। साथ ही साथ सूरज भट्ट जी को बधाई देता हूँ। ये भी पिछले 3-4 साल से कॉलेज के विभिन्न मुद्दों के लिए सड़क पे और विद्यालय परिसर में अपना संघर्ष कर रहे हैं और मेरी आशा है एनएसयूआई को जीत दिलाकर। हल्द्वानी देखिए महत्वपूर्ण सीट है और अवश्य ये चुनाव अवश्य पहला चुनाव है जब मेरी स्वर्गवासी माता जी के बिना संचालन के होगा, तो आज अवश्य उनकी याद हम सब करें, उनका स्मरण करें और संकल्प लेते हैं कि एनएसयूआई को जी जान से लड़ाकर यहाँ साल से जो चुनाव नहीं हुए छात्र संघ के हमारे कॉलेज में महाविद्यालय में जो भी कमी है पूर्ति जो भी है, जहाँ पे छात्र संघ ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई पड़ी हैं। आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो है बहुत अव्यवस्था फैल गई थी सब जगह। हर चीज़ को हमें ठीक करना है और हमें कॉलेज को और उन्नति की ओर लेके जाना है, नए कोर्सेज चालू करने हैं और सबसे बड़ा कुमाऊं का हमारा कॉलेज है उसको हमें और व्यवस्थित तरीके से चलाना है। प्रदेश सरकार द्वारा इस साल धान खरीद के लिए पूरे प्रदेश से 9 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में अभी तक 97% यानी 8,73,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। अभी भी किसानों के पास भारी मात्रा में धान पड़ा हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार से धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। धान का जो लक्ष्य हमारा 9 लाख कुंटल का था टोटल, जिसमें सभी हमारे जो आरएफसी के और अदर क्राई एजेंसीज और कच्चा आड़ती का मिला के जो कुमाऊं और गढ़वाल का पूरा तो इसका जो है क्रय लगभग यहाँ 97% धान क्रय हो चुका है, जो हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट। अभी कुछ किसानों का पॉकेट में धान बचा हुआ है, कई जगह लोगों का जो देर से कटाई हुई है, जो जिनका धान ठीक से सूखा नहीं था उन्होंने धान रखा हुआ है, तो उसको क्रय करने के लिए इन्होंने अभी डिमांड लेटर हमको भेजा था, जिसको अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने शासन को भेज दिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में पूर्व में 2 अलग-अलग जगहों पर हुई चोरी के मामले का पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि पूर्व में जगदीश चंद्र और सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा घर का ताला व खिड़की तोड़कर भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, बर्तन और कुछ नकदी सहित अन्य सामान चोरी करने की रिपोर्ट कोतवाली खटीमा में दर्ज करवाया गया था। टीम का गठन कर अभियुक्त फैयाज उर्फ कल्लू आमिर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फैयाज के कब्जे से 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का हार, 3 सोने की अंगूठी जेंट्स, 1 सोने की अंगूठी लेडीज, 1 चांदी की प्लेट, 1 चांदी का लोटा, 7 सिक्के चांदी के, 2 जोड़ी पायल चांदी के वे 15,000 रुपए नकद व आमिर के कब्जे से 3 चांदी की थालियां, 1 तांबे का लोटा, 1 चांदी की गणेश मूर्ति, 1 पीतल की लक्ष्मी की मूर्ति, 2 पीतल की घंटी, 1 पीतल का शिवलिंग, 1 पीतल का पंचमुखी दिया आदि सहित 800 रुपए बरामद किया गया है। दो जगह पे नकब जाने की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम फैयाज और दूसरे का नाम आमिर है। ये इस्लाम नगर खटीमा के रहने वाले हैं
और इनसे हमने लगभग 10 तोले के जो इनके द्वारा चोरी की गई थी सोने के जेवरात वो बरामद हुए हैं और 15,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था थाने में। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल श्यामलाल ताल की बदहाल स्थिति लंबे समय से विकास की राह देख रही है। कुछ कानूनी अड़चनों के चलते लंबे समय से श्यामलाल ताल अपनी अलौकिक सुंदरता के बावजूद अपने पर्यटन स्थलों की दुर्दशा से जूझ रहा है, जिसके चलते श्यामलाल ताल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार श्यामलाल ताल सरकार की उपेक्षा के चलते अब जुएबाजी और शराबियों का अड्डा बन चुका है। लोगों की पर्यटन से होने वाली आमदनी में भी गिरावट आई है, परंतु अब जल्द ही यह स्थिति बदलने वाली है। लंबे समय से यहाँ आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अब पर्यटन स्थल के विकास में आने वाली विभागीय कानूनी बाधाओं का निवारण कर श्यामलाल ताल में पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक प्लानिंग करने में जुट गया है। हल्द्वानी में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कुमाऊं सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में कुमाऊं भर के जिलों से पत्रकार हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां शासन में मान्यता नवीनीकरण से लेकर पत्रकारों के कल्याण कोष और पेंशन के मामले को भी उठाया गया, जिसमें सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि जल्द ही पत्रकारों के सभी मामलों पर विस्तार से वार्ता की जाएगी और सूचना विभाग पत्रकारों से समन्वय का काम करते हुए हर तिमाही बैठक करेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो कई बातें यहाँ रखी गई हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो लग रही है कि लोगों को मान्यता के मानक को लेकर के है कि कतिपय कारणों से या नियमावली में ऐसी व्यवस्था या संस्थान लिख के नहीं देते हैं कि जो वास्तविक रूप से मान्यता प्राप्त हो उनको मान्यता कार्ड नहीं मिल पाता। दूसरी बात पेंशन की राशि को बढ़ाने की आई है। तीसरी जो हमारी जिला समितियां हैं और राज्य स्तरीय समिति है उसकी लगातार बैठकें करने की बात आई है। ये जितना आयोजन किया गया हल्द्वानी के पत्रकारों द्वारा ही कराया गया है, किया गया तो है ही, लेकिन कराया गया इसलिए कहूँगा कि हल्द्वानी के तमाम आपके पत्रकार साथी महानिदेशक सूचना से देहरादून में मुलाकात की थी और महानिदेशक सूचना से उन्होंने निवेदन किया था कि साहब पत्रकारों और सूचना विभाग के बीच में जो एक गैप की स्थिति है उस गैप को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उस गैप को दूर करने का प्रयास के संबंध में सूचना महानिदेशक ने पत्रकारों को कहा था कि भाई एक कार्यक्रम रख लिया है, संवाद कार्यक्रम, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को सौंपी थी। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर एआरटीओ ऑफिस के सामने 3 युवकों पर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में युवकों को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया है। इसके साथ ही मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है। सर, हम बडेड़ी जा रहे थे और उनके साइड से लिकड़े और हमें रोक के मतलब उनने थप्पड़ मारा हमारे सबको, तीनों को, और नु कह रहे ओ मगा जी कोई नहीं चलो आ रहे। तो मैं इतने में उतर को तीनों गाड़ी पर तो रेको आ रहे, मैंने गाड़ी मोड़ी, मैं उनके पास गया, उनने एकदम मुंह को मेरे थप्पड़ मारा। मगा जी कोई नहीं। फिर दूसरे ने कहा जी क्यों मार रहे, क्या बात होगी। मगा जी कोई बात नहीं। मगा अंकल कोई नहीं, रहने दो आप, कोई नहीं। मैंने फ़ोन काटा, इतने मेरा फिर बजाए उन्होंने। फिर मैंने फ़ोन काट कर कहा, मैंने मका जी रुक जाओ अभी मैं फ़ोन कर रहा। मेरा फ़ोन छीन लिया उन्होंने और सर फिर फ़ोन छीनने के बाद मेरे बजाया। मैंने कहा मका मेरा फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। फ़ोन नहीं दिया मेरा उन्होंने। फिर एक ने आकर मेरे मुंह पर टुक्का मारा, पता नहीं क्या मारा, मुझे पता नहीं चला। फिर जब उन्होंने दिख गया अब किसको ज़्यादा चोट आ गई, फिर मेरा फ़ोन दिया उन्होंने। फिर लमडे बुलाए, फिर और छितवाया हम सड़क के बीच में तीनों बंदों को। ऐसे थे अंकल 8-10 लड़के। इसमें ये वीडियो हमारे पास अभी भी आया है और ये सूचना जो है थाने पे काफ़ी लेट से आई है, तो इसमें जांच पड़ताल अभी चल रही है। मौके पे हमारा जो हल्का प्रभारी है वो मौजूद है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो फिर जो वीडियो में जो लोग हैं जो भी इस तरह का सार्वजनिक स्थान पे विधि विरुद्ध जो भी कृत्य करते हुए दिख रहे हैं उनके विरुद्ध इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।